हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। इसके अलावा हमने कल जाते आते ये भी देखा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या चेंज होता है, मैंने कल भी बताया था। अभी फिर से आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी बता दूंगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट उसमें ध्यान रखने हैं। क्योंकि ध्यान रखना, लाइन टू लाइन, मैं रोज कह रहा हूँ, लाइन टू लाइन डी ब्लॉक आपको आना चाहिए, क्योंकि लाइन टू लाइन ही क्वेश्चन आते हैं। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट करते हैं किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ऐसा बोल सकते हो कि किसी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में अगर रिएक्शन करवाने के लिए अगर हम एनर्जी के अकॉर्डिंग ग्राफ देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग रहता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है कि इतना एनर्जी अगर होगा तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा। तो उस एनर्जी बैरियर को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट डी ब्लॉक के ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में पहली बात तो ये कि वैकेंट ऑर्बिटल है। दूसरा, मेटल का जो सरफेस एरिया है बहुत हाई होता है, जिस कारण से जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? एब्जॉर्ब होंगे। और एब्जॉर्ब होंगे तो उनका उनका मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ऐसी एबिलिटी डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक वालों में ही होती है। इसलिए इसलिए जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो रिएक्टेंट के खुद के जो बॉन्ड है पहले से, वो बॉन्ड वीक हो जाएंगे। तो बॉन्ड वीक होने से उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रिएक्टेंट के मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसमें चले होंगे? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी टाइम के साथ। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स are known for their catalytic activity. This activity is ascribed to their ability to adapt multiple oxidation state and to form complex. और ये complex बना सकते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वेनेडियम ऑक्साइड मतलब बहुत से ऐसे रिएक्शन है, जैसे अपन जब H2SO4 बनाते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, तो वहां पे एक रिएक्शन होती है SO2 प्लस O2 जो कन्वर्ट होता है SO3 में। इस रिएक्शन के लिए हमें V2O5 चाहिए होता है एज अ कैटलिस्ट। तो यही है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो H2SO4 को बनाने के लिए यूज होता है। फाइनली डिवाइडेड आयरन, अपना जो हैबर प्रोसेस होता है, हैबर प्रोसेस क्या होता है? N2 प्लस 3H2 अमोनिया को फॉर्मेशन करने के लिए आयरन भी चाहिए होता है, मॉलिब्डेनम भी होता है, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स भी होते हैं जो भी कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसके अलावा हाइड्रोजनेशन, जैसे एल्कीन का हाइड्रोजनेशन हो गया, तो उनमें निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम जो है वो भी कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। कैटलिस्ट एट सॉलिड सरफेस, कैटलिस्ट जो है उसका सॉलिड सरफेस है, और सॉलिड सरफेस का अगर अगर सरफेस एरिया बहुत हाई होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन पावर हाई होगा। ऐसा ही डी ब्लॉक वालों में होता है। इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड द एटम ऑफ सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो एटम किसके? मेटल के। मेटल किसका? डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसकी जो एटम है उसकी सरफेस जो है वहां पे रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होगा तो रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा तो रिएक्टेंट के जो खुद के जो बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड क्या होंगे? वीक हो जाएंगे। जिससे जो मैंने अभी आपको बोला था वो बात है कि जिससे ही क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप है एनर्जी का, वो गैप कम हो जाएगा और रिएक्टेंट के मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसमें चेंज होंगे? प्रोडक्ट में। ओके, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स यूटिलाइज 3D एंड 4S।
जनरली मतलब वो तो आपको पता ही है कि जो 3D सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसमें बॉन्डिंग के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 3D इलेक्ट्रॉन्स और 4s इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब वो बॉन्ड बनाता है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द 4s इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द concentration of the reactor at the catalyst surface। इससे वो सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, एंड ऑल्सो वीकिंग ऑफ द बॉन्ड इन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट का जो खुद का जो बॉन्ड है, खुद के जो बॉन्ड्स हैं, ये जो रिएक्टेंट्स हैं, जैसे मान लो अगर मैंने बोल दिया H2 प्लस I2 है और उनको बनाना क्या है? HI बनाना है। तो शुरुआत में हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन फोर्स है, आयोडीन का आयोडीन के साथ है। जब ये एब्जॉर्ब होगा तो इनका जो खुद का जो बॉन्ड है H2 का, वो बॉन्ड वीक होगा, I2 का भी खुद का जो बॉन्ड है वो वीक होगा, और वो बॉन्ड बनने लग जाएंगे किसके बीच में? हाइड्रोजन का भी आयोडीन के साथ में। और नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ तो वीक हो जाएगा, बट आयोडीन के साथ बनने लग जाएगा, और आयोडीन का आयोडीन के साथ भी वीक होने लग जाएगा। इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें रिएक्टेंट जो है उसके खुद के अट्रैक्शन फोर्स जो है, खुद के जो मॉलिक्यूल है उनका अट्रैक्शन फोर्स तो वीक होने लग जाता है और नया बॉन्ड बनने लग जाता है। नया बॉन्ड बनेगा तो उससे ये जो एनर्जी है ये कम होगी, और बहुत कम एनर्जी पर ही हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। इसीलिए बोलते हैं कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉलिक्यूल रिएक्टेंट चेंज होंगे प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की क्या बढ़ेगी? कॉन्सेंट्रेशन इनकी बनता है। ओके, द एक्टिवेशन एनर्जी is lowering also because the transition metal ions can change their oxidation states. They become more effective as catalyst. For example, iron थर्ड कैटलिस्ट, जैसे ये आयरन जो होता है ये भी करता है इसमें आयोडाइड को, इसमें क्या कर ऑक्सीडाइज, ये क्या है? H2O8 - 2 को अपन बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट। तो ये भी किस में चेंज हो रहा है? सल्फेट में। तो यहाँ पर ऑक्सो में ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1, यहाँ पे ऑक्साइड है तो -2, ये इसका रिडक्शन हो रहा है, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें आयरन दो तरह से बिहेव करता है। जब आयरन आयोडिन आयोडाइड के साथ होता है तो आयोडाइड का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आयरन खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। देखो, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वहां आयरन खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो ये तभी कर पा रहा है जब इसमें एबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने की, और ऐसा किसमें होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट। इसलिए बोला था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, इसलिए ये फिनोमिनन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। मैंने बोला भी था कल भी कि अगर एक मेटल है, मेटल का लैटिस है, तो लैटिस में ये मान लो एटम्स अरेंज हैं, इनके बीच में कहीं पे जो जगह रह गई बीच में खाली, इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां अगर स्मॉल एटम्स हाइड्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये अगर आके वहां पे सेट हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेंगे, तो वो बॉन्ड जो है वो ना तो कंप्लीटली आयोनिक होगा, ना ही कंप्लीटली कोवलेंट होगा, उसमें कहीं ना कहीं मेटेलिक नेचर होगा। जो बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हार्डनेस बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट पॉलीमर बढ़ेगा, बट इसकी मेटेलिक कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और ये एक फिक्स नंबर में नहीं होता, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो सकता है। ये सारे पॉइंट इसमें होंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metals. They are usually non-stoichiometric, are neither typically ionic or covalent. ना तो ionic होते हैं ना covalent होते हैं। ये इनके कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं। मैंने कल बताया था आयरन का भी होता है Fe3C, सीमेंटाइट बोलते हैं इसको। ओके, the formulas do not of course correspond to any normal oxidation state of the metals because of the nature of their composition. लाइक कंपोजिशन होता है इसलिए नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं उसकी होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो, किस एक ही कंपाउंड में +2 भी मिल सकता है, +3 भी मिल सकता है। वो भी आपको मिल सकता है कि
नॉर्मली नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर कंपोजिशन दिस कंपाउंड्स आर रेफर टू इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो बात है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इससे प्योर मेटल से, क्योंकि सीधी सी बात है जब हार्डनेस बड़ा है, बॉन्ड बड़े हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दे आर वेरी हार्ड। कुछ बोरोइड्स में दिखता है, बोरोइड जो होता है लगभग डायमंड जितने हैं, ये होता है बोरोइड्स। B4C नॉर्बाइड, उसमें लगभग डायमंड के पास पास हार्डनेस मिलती है। कुछ मेटल के बोरोइड्स भी होते हैं, क्योंकि बात मेटल की हो रही है तो मेटल के अंदर बोरोन आते हैं। कुछ बोरोइड्स जो है वो भी मेल्टिंग पॉइंट डायमंड के ऑलमोस्ट पास में, लगभग 4000 केल्विन के पास में। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड केमिकली क्या होता है, इनर्ट। जब आप नॉन मेटल डाल रहे हो तो केमिकली जो भी रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय भी कल मैंने बोला था क्या, मेटल और मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर। जनरली मेटल्स वो होते हैं जिनकी रेडियस में डिफरेंस 15% से क्या हो, कम। Alloy is a blend of metals prepared by mixing the components. Alloy may be homogeneous solid solution. सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपको एक टेबल दे रखा है, वहां पे भी दे रखा है सॉलिड प्लस सॉलिड जो है उसका होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, एलॉय एग्जांपल होता है उसका। इन विच द एटम ऑफ वन मेटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक मेटल जो होगा वो क्या होगा, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा among the atom of the other. Such alloys are formed by atoms with the metallic radius that are within about 15% of each other. लगभग 15% का डिफरेंस हो जिनकी रेडियस में, वो क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियस, रेडियस सिमिलर होगी तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी तभी तो दो को मिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो गोल्ड है तो गोल्ड में किसी और मेटल को मिलाएंगे तो दोनों का अगर कैरेक्टर प्रॉपर्टी सिमिलर होगी तभी तो ऐसा होगा कि पता नहीं चलेगा कि हाँ ये प्योर है या इम्प्योर है, अदरवाइज तो लोग मारेंगे तुम्हें। तो वही बात है, ठीक है। तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर alloy are readily formed by these metals. The alloys so formed are hard, have often high melting point. जिनका भी जो हार्ड होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। कई बार ऐसा भी होता है, इसीलिए कई बार कुछ मेटल को मिलाने का रीजन भी ये होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना, ये भी ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लो फेरस में रहता है, टंक्शन को भी मिलाया जाता है तो टंक्शन का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है। द बेस्ट नोन आर फेरस एलॉय। इसमें देखो क्या क्या मिला रहा है, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, molybdenum and manganese are used for the production of variety of steels and stainless steel. Alloy of transition metals, brass, copper plus zinc, bronze, copper plus tin are also of considerable industrial importance. तो ये भी कुछ एक क्या होता है, एलॉय रहता है। ओके, ये भी डी ब्लॉक का कैरेक्टर रहता है। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपना क्या होता है, KMnO4 और एक होता है K2Cr2O7। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उससे पहले अगर अपन बात करें ऑक्साइड और ऑक्सो एनायंस, ऑक्सो एनायन में तो ये आएगा ना, ये क्या होगा, K प्लस MnO4 माइनस, ऑक्सो एनायंस बोल सकते अपन। तो जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। और ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होता है, बेसिक, बट अगर चार्ज बहुत हाई है तो पोलराइजेशन बहुत हाई होगा, और पोलराइजेशन बढ़ने के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ते हैं। कई बार मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक नेचर भी शो कर सकते हैं। Mn2O7 जो था ना, वो आगे जाके वाटर के साथ HMnO4 बनाता है, पर मैग्निक एसिड।
The highest oxidation state number in the oxide coincides with the group number and is attend scandium to Mn2O7। मतलब अगर अगर पीरियड में अपन जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ ये ऐसे पूछते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड के नंबर बढ़ेंगे और बॉन्ड के नंबर बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक ऑक्सीजन के नंबर भी बढ़ेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगा। बट मैग्नीज के बाद जो है वो तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तक मिलता है। आयरन होगा वहां पे फिर हायर हायर ऑक्साइड नहीं मिलेंगे। नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन Fe2O3 आर नोन। बिसाइड द ऑक्साइड्स द ऑक्सोकेटायंस स्टेबलाइज। मतलब कई बार जो होते हैं ऑक्साइड की जगह कई बार कुछ मेटल जो है खुद को ऑक्सोकेटायन की फॉर्म में भी स्टेबलाइज करते हैं। जैसे ये अपना जो वेनेडियम है VO2 प्लस, VO2 प्लस में भी आप अगर चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा +5। एक ऑक्सीजन पे -2, दो ऑक्सीजन पे -4 उधर जाएगा तो +4 +4 और +1 +5। बात यही है कि मेटल जो है डी ब्लॉक वाले वो खुद को ऑक्साइड फॉर्म में या ऑक्सोकेटायन फॉर्म में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबलाइज कर सकते। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वही बात पाई पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज की और पाई जो होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। आयोनिक के क्या होगा इनवर्सली। दोबारा तो जो फाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज रहेगा। चार्ज बढ़ेगा तो फाइव बढ़ेगा और फाइव बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगी। कोवेलेंट तो आयोनिक क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो कोवेलेंट बढ़ेगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा डिक्रीज। इसलिए आगे लाइन आ जाएगी आपके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयोनिक कैरेक्टर कम होंगे, वो कम हार्ड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा कम होगा। Mn2O7 is covalent, covalent है green oil, even CrO3 Mv2O5 have low melting points। क्यों? क्योंकि वही चार्ज हाई तो पोलराइजेशन हाई तो कोवेलेंट कैरेक्टर हाई, आयोनिक कम, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। In these higher oxides, the acidic character, polarization directly proportional to acidic character। Okay, Mn2O7 gives HMnO4। यही बात मैं बोल रहा हूँ, मेटल का ऑक्साइड है लेकिन हायर चार्ज में है तो देखा गया कि ये जब वाटर से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है HMnO4। HMnO4 की स्ट्रक्चर ये रहती है Mn और ये रहता OH। जनरली मेटल के साथ अगर OH होता है तो OH माइनस देता है, जैसे सोडियम NaOH OH देता है तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। यहाँ पे ये हाई चार्ज में है, हाई चार्ज में मिलेगा तब यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाई चार्ज में मिलेगा, पोलराइजेशन हाई मिलेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई मिलेंगे, उस समय वो यहाँ पे तोड़ेगा इस बॉन्ड को H। तो इस बॉन्ड की पोलरिटी हाई है, H प्लस जो देता है वो क्या होता है एसिड। और ये देखिए H प्लस और बनाता पर मैग्नेट आयन, इसको बोलते पर मैग्नेटिक एसिड। तो Mn2O7 हो गया, HMnO4 बनाता है। ऐसा CrO3 जो है CrO3 भी अगर रिएक्शन करता है वाटर से वो भी H2CrO4 क्रोमिक एसिड या H2Cr2O7 ये बनाते हैं। इन दोनों का नेचर जो होता है वो होता है एसिडिक, भी H प्लस देता है। V2O5 जो होता है वो होता है एम्फोटेरिक है बट मेनली क्या होता है एसिड। गिव वैनेडेट आयन VO4-3। जैसे फॉस्फेट होता है
वैसे ये वेनेडिट आयन होता है, एज वेल एज VO2 प्लस सॉल्ट। इन वेनेडियम देयर ग्रेजुअल चेंज, वेनेडियम में जब चार्ज जो है V2O3, V2O4 और V2O5, चार्ज बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कम होगा। V2O3 जो है लेस बेसिक, V2O4 N2 एम्फोटेरिक, V2O5 V2O4 जो है उसमें भी थोड़ा बहुत एम्फोटेरिक नेचर आ जाता है। तो देखो, ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 लेस बेसिक V2O4, और ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक। वही बात है, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कम होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये और सबसे कम बेसिक। ओके, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, नीट मार रखा है। V2O5 रिएक्ट विथ alkaline as well as acidic to give vanadate and VO4 plus respectively। अभी जस्ट नीट 2023 या 24 में आया था, इसमें यही पूछा गया था, स्टेटमेंट दे रखे थे, कौन सा स्टेटमेंट सही है या कितने सही है, कितने करेक्ट है, कितने रॉन्ग है। उसमें से एक स्टेटमेंट इस पैराग्राफ में से था, तो आप देख लेना उस पेपर को भी, और बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लाइन टू लाइन। फिर देखो CRO, सेम वही बात, क्रोमियम का ये ऑक्साइड +2 में है, चार्ज कम है, चार्ज कम है, कोवलेंट कम है, कोवलेंट कम है तो बेसिक ज्यादा है, ये बेसिक है। Cr2O3 एम्फोटेरिक है, और CrO3 क्या था, एसिडिक। तो CRO बेसिक, Cr2O3 एम्फोटेरिक, CrO3 एसिडिक। बात इतना ही ध्यान रखना है, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कम होगा। ओके, तो Mn2O7 मेटल का ऑक्साइड है, फिर भी एसिडिक है, CrO3 भी एसिडिक है, एम्फोटेरिक कौन है, V2O5 एम्फोटेरिक है, बट मेनली एसिडिक है। लेकिन अगर दोनों में से ये बोला जाए, एग्जाम में ये आया कि V2O5 इज, वहां एसिडिक नहीं करना है, वहां एम्फोटेरिक करना है, एम्फोटेरिक होता है वो। एम्फोटेरिक में मेनली बिहेवियर जो है वो एसिडिक शो कर सकता है। ओके, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पैराग्राफ पे। फिर नेक्स्ट आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसकी स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, क्रोमियम डबल बॉन्ड O- और K+ के बीच आयोनिक बॉन्ड, ये ब्रिज बॉन्ड रहता है। बीच में ये जो एंगल होता है ये होता है 126 डिग्री। यहाँ पे आप एवरी क्रोमियम देखोगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा है, और डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये रहेगा D3S, D3S टेट्राहाइड्रल, D3S टेट्राहाइड्रल। D3S में भी ये जो तीनों जो डी होते हैं, ये होते हैं DXY, DYZ और DZX, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसमें तो पाई बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये जो दो पाई बॉन्ड, उसमें दोनों डी लगे हैं, क्रोमियम का डी, सामने ऑक्सीजन है, D पाई, तो ये दोनों जो है टोटल अगर बोला जाए, टोटल 4, 4 D पाई बॉन्ड। चार्ज निकालोगे, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की En हाई है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। तो बना स्ट्रक्चर, फिर ऊपर वाली लाइन में बता दूंगा मैं आपको कि K2Cr2 को शुरुआत में बनाते हैं, बनाते कैसे।
ओके, तो ये डाइक्रोमेट है A2CR2O7। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। डी ब्लॉक का कंपाउंड है, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या अच्छे से आ सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन D3S होता है। इसमें तीनों जो डी जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो तो होते हैं ये तीनों, ठीक है, जो अपन बोल सकते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। और जो पाई बॉन्ड बनाते हैं वो होते हैं कौन से, एक्सियल वाले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और D z स्क्वायर। इसके अलावा दो टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में एंगल 126 डिग्री होता है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो बनाते हैं वो बनाते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है लेदर इंडस्ट्री में। किस तरह यूज होता है, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी बहुत सारे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने में इसका यूज किया जाता है। तो डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट। क्या होता है कि हमें शुरुआत में आयरन का एक लेना होता है क्रोमाइट, आयरन का क्रोमाइट, उसकी रिएक्शन करवानी होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रोस्टिंग, उससे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्टिंग करते हैं सोडियम, सोडियम के कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम के कार्बोनेट के साथ जब रोस्टिंग करते हैं तो हमें आयरन का तो बनता है ऑक्साइड। अब यहां से क्रोमाइट आया है, इधर से Na+ आया तो सोडियम क्रोमेट बनेगा येलो कलर का। और साथ में CO कार्बोनेट है तो वो कौन सी गैस देगा, CO2 गैस, कलरलेस गैस, ब्रिस्क एफरवेसेंस के फॉर्म में। ओके, साउंड के साथ निकलेगी। तो उस तरह से अपन टेस्ट भी कर सकते हैं इसका। और ये क्रोमेट येलो सोल्यूशन होता है जब इसको एसिडिक मीडियम अगर अपन रख दें, एसिडिक मीडियम में, तो ये एक ऑरेंज सॉल्यूशन बनाएगा, ऑरेंज, जो होता है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट ये ऑरेंज होता है और एक क्रोमेट जो था वो, क्रोमेट जो था वो होता है येलो, जिस कलर से मैं लिख रहा हूं। अब इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट आती है, क्या, दोनों में अगर आप देखोगे ना तो दोनों में ही क्रोमियम जो है वो आएगा +6 चार्ज। और क्रोमियम +6 होता है ना तो 3D तो 0 होता है। तो फिर सर 3D 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तब वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन शो करेगा। तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये तो कलरलेस होना चाहिए। बट अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा हो, मान लो, तो वहां पे नेगेटिव, सिंगल, डबल चार्ज की ट्रांसफरिंग होती है। तो चार्ज अगर ट्रांसफर होता है तो एनर्जी भी चेंज होती है, और एनर्जी चेंज होती है तो वहां पे कलर को रिप्रेजेंट कर सकता है, कलर का एब्जॉर्प्शन या इमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो रीजन होता है वो होता है क्या, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, ये रीजन होता है। ओके, इस वजह से क्रोमेट का कलर होता है येलो, डाइक्रोमेट का होता है ऑरेंज। ओके, इसकी स्ट्रक्चर में कई बार अगर आपको पूछ रहे थे कि क्या सर ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है क्या, ये चारों बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर है क्योंकि इनमें रेजोनेंस है। तो अगर हमें इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो सारे बॉन्ड को गिन लो, कितने बॉन्ड है, डबल डबल 4, 5 एंड 6, टोटल बॉन्ड कितने हो गए 6। और सराउंडिंग ऑक्सीजन सारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने हो गए 4, 6/4। तो ध्यान रखा आपने को, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर का क्या आता है 6/4। ये सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। कई बार अगर हमें, हाँ, क्वेश्चन अगर ये आता है क्रोमेट में क्रोमियम ऑक्सीजन लिंकेज बोला जाए, क्या बोला जाए, क्रोमियम ऑक्सीजन लिंकेज। एक बार जेई में से क्वेश्चन आ रखा है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट मिलाकर क्रोमियम ऑक्सीजन लिंकेज बताओ। तो उसमें वो बात है जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम ये दे रखा है। तो क्रोमियम ऑक्सीजन लिंकेज कितने हैं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, और यहाँ कितने हो गए 3, 2, 5, 5 और 3 8, 8 और 4 कितने हो गए 12। तो वो आंसर 12 ही दिया था। लेकिन अगर हम रेजोनेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो रियल स्ट्रक्चर होता है उस अकॉर्डिंग, तो फिर
6 बॉन्ड तो यही हो गए। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी डबल डबल 4 5 6 7 9 11 12 12 और 6 18 होना चाहिए। बट उन्होंने क्रोमियम ऑक्सीजन लिंकेज बोला, और लिंकेज बोला तो वही बात है कि इन सबका बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें रियल में डबल बॉन्ड थोड़ी है, इसमें रियल में सिंगल बॉन्ड थोड़ी है, एवरेज एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना आता है 1.5 1.5 1.5 एंड 1.5। तो वहां पे इस 1.5 वाले को एक लिंकेज बोला गया, एक लिंकेज 1 2 3 4, और इधर भी फिर उस अकॉर्डिंग 3 5 5 और 3 8। तो 12 और 6 8 और 4 कितना 12 आंसर, ना कि 18। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो अपने यहां अपन थे कि क्रोमेट बनता है येलो कलर का, और वो डाइक्रोमेट में चेंज होता है एसिडिक मीडियम में। और कलर का रीजन क्या था, चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। अब क्या होता है, इस सोडियम डाइक्रोमेट को आगे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब इसमें नमी, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर रहती है। और उससे क्या होता है, फिर अगर टाइट्रेशन और में अगर अपने यूज करते हैं टाइट्रेशन, तो वहां पे फिर ये अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो रीडिंग आएगी जो अपने वो थोड़ा सा फिर कम आ सकती है। इस वजह से जो है, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से सोडियम डाइक्रोमेट को हम चेंज करते हैं किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको मिलाकर KCl। ये मोर सॉल्युबल होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब नमी को एब्जॉर्ब करने वाला, इसलिए इसको चेंज करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट आर क्रिस्टलाइज आउट, बाहर निकल जाएंगे। द क्रोमेट और डाइक्रोमेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आपस में भी अगर चेंज हो रहे हैं तो मीडियम चेंज कर लो। क्रोमेट को आप एसिडिक मीडियम दोगे तो वो डाइक्रोमेट में, डाइक्रोमेट को बेसिक दो तो क्रोमेट में, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में मिल सकते हैं सब। एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट को वापस आप बेसिक मीडियम बोल दो, उसका येलो कलर दिखेगा, इसका ऑरेंज दिखेगा। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की +6 होती है। मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्रोमेट डाइक्रोमेट बीच में एंगल कितना 126 डिग्री। अब देख लो, कोई अगर ये बोल दे कि सर आपने स्ट्रक्चर जो बनाई वो गलत है, तो गलत नहीं है भाई। ये देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है 179, और जहां डबल बॉन्ड है देखो, मतलब ये जो है इनमें मिलता है रेजोनेंस, तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर मिलता है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड पर जाएगा, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर होता है, टोटल बॉन्ड कितने हैं डबल 4 एंड 5, टोटल बॉन्ड 5 हो गए। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ये तीनों ऑक्सीजन करते 5/3, यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा 5/3 मतलब 1.6, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये बॉन्ड लेंथ देखो कम है इसकी, 163 है, 175। इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों बॉन्ड सिमिलर है, अलग है। बस वहां पे अगर वो ये बोल रहे क्रोमियम ऑक्सीजन लिंकेज बोल रहा है, तो फिर वो इस पूरे बॉन्ड को एक ही लिंकेज मान रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात। फिर वही बात, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, जिसको मैं बता रखा है बेटा, क्या होता है टेट्राहाइड्रल hybridization D3S, whereas a dichromate ion consists of two tetrahedral unit, CR/OCR बॉन्ड एंगल कितना होता है 126 डिग्री। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोथ आर क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीछे ये बात आई भी थी कि अगर क्रोमियम अपनी +6 में मिलता है, क्रोमियम अपनी +6 में होता है तो वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना मॉलिब्डेनम या टंगस्टन होते हैं। और ऐसा पता कैसे चला, क्रोमियम अपनी +6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है डाइक्रोमेट में, क्योंकि मॉलिब्डेनम और टंगस्टन नहीं करते। सोडियम salt has a greater solubility in water and is extensively used as a oxidizing agent organic chemistry में।
पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह यूज किया था, और वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है वो जनरली प्योर होना चाहिए, क्योंकि Na2Cr2 से उनमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो कहीं ना कहीं उसमें वाटर मिलता है, वो कंप्लीटली प्योर नहीं होता, इसलिए उसका यूज नहीं किया था। ओके, एसिडिक मीडियम में इसका ई नॉट की वैल्यू बता रही है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये +6 से इसमें आता है +3 में, +6 से +3 में जा रहा है। लेकिन क्रोमेट डाइक्रोमेट में क्रोमियम कितने, 2 है, तो अगर यहाँ पे पूछा था फैक्टर, फैक्टर जो आता है ना, फैक्टर जो आता है वो टोटल के अकॉर्डिंग आता है। टोटल चेंज कितना हो रहा है, एक क्रोमियम में +6 से +3, 3 का चेंज हो रहा है, तो क्रोमियम कितना, 2 है, फैक्टर यहाँ पे 6 आता है। इसलिए यहाँ पे अगर तुम इक्विवेलेंट वेट निकालोगे वो आएगा मॉलिकुलर वेट अपॉन 6। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cr2, उसका मॉलिकुलर वेट भी शायद 294 होता है, देख लेना, 294, लगभग ये 49 के पास पहुंचता है। ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट +6 से +3 में जाएगा। ये +3 वाला जो कंपाउंड होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ये भी ध्यान रखना, ये कंपाउंड होता है एसिडिक मीडियम में। अगर आप एसिडिक मीडियम में आपने लिया है H2SO4, तो क्रोमियम मिलता है +3 में, तो जो कंपाउंड मिलता है ये कंपाउंड मिलता है Cr2SO4 होल थ्राइस, क्रोमियम सल्फेट, ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि वहां पे वो डाइक्रोमेट क्या था, ऑरेंज क्रिस्टल, कलर चेंज होता है तो पता लग जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन हो। ठीक, तो एसिडिक मीडियम में +6 से +3 में, एक क्रोमियम का फैक्टर आ रहा है 3, तो 2 क्रोमियम का कितना है 6, फैक्टर 6 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मॉलिकुलर वेट अपॉन 6। तो कुछ को ये ऑक्सीडाइज भी करता है, फिर I- को I2 में, सल्फाइड को सल्फर में, इसके अलावा और भी बहुत हैं, नाइट्राइट है NO2-, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, Fe+2 को फेरस को फेरिक में, ठीक है। हाँ, एक वो भी जो अपना एथेनॉल होता है, एथेनॉल को कर देता है एल्डिहाइड में। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट होता है, ड्रिंक किया हुआ है मान लो किसी के, तो एल्कोहल होगा, तो एल्कोहल का वो ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद भी क्या वो रिड्यूस होगा, तो कलर में चेंज होने से पता चल जाता है कि हाँ उस अकॉर्डिंग की इसमें एल्कोहल पी रखी है। और उसका उसकी इंटेंसिटी जो होती है चेंज होने के अकॉर्डिंग, इंटेंसिटी जिस अकॉर्डिंग चेंज होगी उस अकॉर्डिंग अमाउंट का पता लग जाएगा कि कितनी ज्यादा पी रखी है। तो ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में भी K2Cr2 का यूज किया जाता है, एल्कोहल का वो क्या करे, ऑक्सीडेशन कर देगा। इसके अलावा अगर सल्फाइट है, सल्फाइट, सल्फाइट को सल्फेट में चेंज कर देगा ये, तो ये आपको जाना, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट will oxidize iodide to iodine, सल्फाइड टू सल्फर, और टिन +2 से +4, फेरस से फेरिक, ये सारे चीज मिलते हैं। KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, वही O-, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ K+ के साथ होता है आयोनिक बॉन्ड, और ये सारे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये इतना जो है इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। तो पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना हूं, टोटल बॉन्ड कितने हैं 7, लेकिन वो 7 बॉन्ड कितने ऑक्सीजन में बंट रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस है, देखो -σ डबल -σ डबल -σ डबल, रेजोनेंस है तो वो इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, कितने ऑक्सीजन में, 4 में 7/4। तो ना तो कंप्लीटली डबल बॉन्ड ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये। इसका अगर मैं पूछ लेते हैं फॉर्मल चार्ज,
टोटल चार्ज पर मैग्नेट में चार्ज कितना होता है, जो इसके ऊपर जो चार्ज टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितनी जगह है, इस स्ट्रक्चर माइनस यहाँ है, नेक्स्ट में वो माइनस यहाँ आ सकता है, उसकी नेक्स्ट में यहाँ आ सकता है, उसकी नेक्स्ट वहां आ सकता है, तो वो चार्ज का बटा हुआ है, तो -1 चार्ज है, कितना बटा हुआ है, चार्ज, -1 के एम एन फॉर्म में देखो आपको सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 और 4, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा है, तो ये भी होता है D3S, D3S, D3S है, मतलब टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल है मतलब, टेट्राहाइड्रल है मतलब क्या, यहाँ पे भी है ना, जो तीनों जो डी है वो वही DXY, DYZ और DZX। यहाँ पाई बॉन्ड में थोड़ा सा जानना, पाई बॉन्ड 3 बन रहे हैं यहाँ पे, तो अब डी 5 होते हैं, 5 में से 3 तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, 2 बचे, तो यहाँ पे 2 तो होते हैं डी पाई पी पाई, और एक होता है पी पाई पी पाई, ये थोड़ा सा जाना। मैग्नीज में बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने, 7 होते हैं, 3d5 4s2, 3d5 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड दिख रहे देखो, 2 4 6 और 7, और 7 में से मैं बोल रहा हूँ, 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, 3 डी के और 1 एस का, बचे हुए 3 जो है, 2 हो गए डी वाले, और एक जो है पी में होता है, क्योंकि वो जो 4s2 होता है, 4s2 का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चला था आगे 4p में, तो 4p का पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल में एक पी पाई में होता है। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट को अपन बना कर सकते हैं, फ्यूजन ऑफ MnO2, MnO2 का कॉमन नेम होता है पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड, MnO2 और एम्फोटेरिक होता है, ये एम्फोटेरिक ब्लैक सॉलिड, अगर आप बेसिक मीडियम डालोगे KOH, ये पहले बनाएगा K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट, ग्रीन कलर का, कौन सा कलर का, ग्रीन, कौन सा कलर का, ग्रीन कलर का। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, दिस प्रोड्यूस द डार्क ग्रीन K2MnO4, और इस K2MnO4 को आप अगर एसिडिक मीडियम डालोगे तो ये एसिडिक मीडियम में +6 से +7 में भी और +4 में भी, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन भी करेगा, तो खुद का +6 से +4 में प्रोडक्शन भी करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट, K2MnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज भी करेगा और रिड्यूस करेगा MnO2 में। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है क्या, कि अगर आपको KMnO4 बनाना है तो आप तो MnO2 लो, पायरोल्यूसाइड उसको बेसिक मीडियम में डाल दो, बेसिक मीडियम में वो क्या बनाएगा, पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का, उसको अगर आप एसिडिक मीडियम डालोगे तो वो KMnO4 में ऑक्सीडाइज और MnO2 में रिड्यूस हो जाएगा, वो रिएक्शन जो होगी वो डिसप्रोपोर्शनेशन होगी, क्योंकि पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। बाकी नीचे मैंने स्ट्रक्चर बताई है KMnO4 की, इसमें बॉन्ड ऑर्डर में 7/4 मिलता है, फॉर्मल चार्ज -1/4 मिलता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन D3S, टेट्राहाइड्रल, डी पाई पी पाई बॉन्ड 2 होते हैं और 1 पी पाई पी पाई होता है। ओके, तो MnO2 को अगर आप बेसिक मीडियम में KNO3 के साथ भी अगर रखोगे तो भी आपको पहले ग्रीन कलर का यही मिलेगा, और उसको आप एसिडिक मीडियम या इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर दो तो परमानेंट मिलेंगे, क्योंकि वहां पे जो है ना वो बार बार, तो ये इसलिए इसलिए करवा देते हैं क्योंकि अगर वो उसमें साथ में MnO2 मिलता रहेगा तो MnO2 वही बात है कि वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म मिलता रहेगा, इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट ना हो इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव, पहले एल्कलाइन मीडियम ले लिया, ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट, +6 में, यहाँ पे इसका चार्ज +6 होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज होगा +7, तो इससे क्या बात हुई, इससे बात ये हुई +6 में आप देखोगे ना
मैग्नीज अगर +6 में होता है 3D1 रहेगा, +7 में होगा तो ये 3D0 होगा। 3D0 है, फिर भी KMnO4 का कलर पर्पल रहेगा। तो कलर आने का कारण यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो यहाँ पे एक अनपेड है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा, यहाँ पे कोई भी अनपेड नहीं है तो एक डायामैग्नेटिक होगा। ये अपन देख सकते हैं। लेबोरेटरी में अगर बनाना है तो मैग्नीज +2 को आप किसके साथ डालो, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। पर ऑक्सो डाइसल्फेट में तो मैग्नीज वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज और पर मैग्नेट बनाएगा। और ये पर ऑक्सो डाइसल्फेट खुद का करेगा रिडक्शन, ऑक्सीजन यहाँ पे -1 से -2 में बदलेगा। तो लेबोरेटरी में आप पर ऑक्सो डाइसल्फेट इसको ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या होता है, डार्क पर्पल बोल दो, ऑलमोस्ट क्या होता है ब्लैक। इसकी स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखती है, KMnO4 और KClO4, पोटेशियम क्लोराइड, दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी दिखती है। यहाँ पे K प्लस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और जो K प्लस ClO4 में बस दोनों में अंतर ये होता है, ये D ब्लॉक का इसलिए D3S होता है, ये P ब्लॉक का इसलिए यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये भी टेट्राहेड्रल है, वो भी टेट्राहेड्रल। Salt is not very soluble in water, but when heated in decompose at 513 Kelvin। पर मैग्नेट को अगर अपन हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने पर देखो ये ऑक्सीजन दे रहा है, इससे जो ऑक्सीजन देते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो K2Cr2O7 भी ऑक्सीजन देता है, वो भी टूटेगा अगर K2Cr2O7 जो है ना, पीछे जो अपन ने पढ़ा था, उसको अगर आप हीटिंग करोगे तो वो भी क्रोमेट देगा, साथ में Cr2O3 देगा और ऑक्सीजन देता है। वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन देता है। और साथ में एम्फोट्रिक ऑक्साइड MnO2, ये भी एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड देता है Cr2O3। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना कि MnO4 को हीटिंग करने पर ग्रीन कलर का कंपाउंड K2MnO4, MnO2 पायरोलुसाइड ब्लैक कलर का, और ऑक्सीजन देता है इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, इट्स इंटेंस कलर जो होता है KMnO4 का, कौन सा, डार्क पर्पल, और Mn +7 में है तो +7 में है तो 3D0 है, तो कोई भी अनपेड है ही नहीं, तो क्या होगा, डाया मैग्नेटिज्म, डिपेंड वीक पैरामैग्नेटिज्म। हमारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज होगा उसमें। ओके, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द यूज ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज बियॉन्ड द प्रेजेंट स्कोप। मतलब अभी जो अपना 12th तक का जो कोर्स है उसमें नहीं है, लेकिन हाँ हायर स्टडी में आता है कि MOT से आप बता सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये डायामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक भी शो करते हैं। तो मैग्नेट और पर मैग्नेट जो है दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं, पाई बॉन्डिंग मिलती है टेक प्लेस ओवर ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन और d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो पर मैग्नेट में फिर भी ध्यान रखना, पर मैग्नेट में पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे 3 होते हैं तो 2 तो होते हैं d पाई p पाई, एक होता है p पाई p पाई। बट ये जो मैग्नेट है इसमें हालांकि जो अपने MnO4- जो होता है, जो 6 बॉन्ड बनते हैं, उसमें 2 डी है तो वो d पाई p पाई ही रहता है। ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक क्योंकि बिकॉज वन अनपेड, जो मैग्नेट है, मैग्नेट में Mn +6 है, +6 में वो रहेगा 3D1 में, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, जो मैग्नेट है वो पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट द पर मैग्नेट जो KMnO4 जो है या MnO4- जो है,
तो MnO4 माइनस होगा, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, डायामाइन। ओके, इसके अलावा एसिडिक मीडियम में ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। ये देख लो, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट में कार्बन का चार्ज होता है +3 से CO2 में चेंज करा +4, ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है +7 से +2 में। फेरस को फेरिक में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, आयोडाइड को आयोडीन में, और SN+2 को भी SN+4 में ये रहता है। ठीक है, full reaction can be written by adding the half reaction for KMnO4 to the half reaction of the reducing agent। KMnO4 का तो क्या होगा, रिडक्शन, वो तो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीलेट का CO2 में, फेरस का फेरिक में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, और आयोडाइड का आयोडीन में, एसिडिक मीडियम। यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आपने मीडियम चेंज किया तो H+ चेंज होगा, तो उस अकॉर्डिंग इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, वो नेचर भी थोड़ी चेंज होती है। जैसे अगर ये मान लो कहीं पे ये +7 से +6 में आता है, ये जनरली आता है स्ट्रॉन्ग बेस में KOH के साथ, कहीं पे +7 से +4 में ही आता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये मैं भी आपको बताऊंगा न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम, वीक बेसिक मीडियम, वहां पे ये +7 से +4 में आता है। +7 से अगर +2 में आ रहा है तो ये आ रहा है एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो बात यही है कि अगर आपने मीडियम चेंज किया, मीडियम चेंज करने के साथ साथ H+ चेंज होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ आपको मतलब नर्स्ट इक्वेशन में आता है E0 चेंज होता है, E0 चेंज होगा तो E0 के अकॉर्डिंगली तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर चेंज होगी। ओके, we can very well see that the hydrogen ions concentration of the solution play important part in influencing the reaction, although many reactions can be understood by consideration of redox potential। चेंज होगा वो, kinetics of the reaction also an important factor। per magnet at H+1 to oxidize water, but in practice the reaction is extremely slow। अगर ये बन लेते हैं तो वो ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन वो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। either manganese+2 ions are present at the temperature rise। important oxidizing reaction KMnO4 की जो है एसिडिक मीडियम में, ये खुद को +7 से चेंज करेगा +2 में, आयोडाइड को आयोडीन में, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का रिडक्शन करता है, फेरस को फेरिक में, और खुद को +7 से +2 में। तो एसिडिक मीडियम में ये +7 से +2 में चेंज हो रहा है, तो उसका तो फैक्टर आता है, वो फैक्टर आता है 5। तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5। KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158, 158/5 लगभग आ जाएगा 31.6। तो ये एसिडिक मीडियम में रहता है, आयोडाइड को ऑक्सीडेशन करता है, खुद का +7 से +2 में क्या करता है, रिडक्शन, इसीलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीलेट को भी, यहाँ पे भी कार्बन का +3 चार्ज है, CO2 में चेंज कर रहा है, CO2 में कार्बन का +4, तो ऑक्सीलेट ऑक्सीडेशन करता है, खुद का क्या करता है, रिडक्शन। वहां पे भी जो फैक्टर आ रहा है, साथ में ये भी थोड़ा ध्यान रखना रेडॉक्स के अकॉर्डिंग, जब ये 5 चाहिए तो ये 2 चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 5 ऑक्सीलेट के लिए 2 KMnO4 चाहिए, तो आपको कई बार KMnO4 अगर 1 मोल में ये कितने चाहिए, तो 5/2, या ऑक्सीलेट बोलेंगे 1 ऑक्सीलेट के लिए ये कितना चाहिएगा, तो 2/5। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सल्फाइड को सल्फर में, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में मेनली खुद +7 से +2 में, बाकी सबका ऑक्सीडेशन करेगा। सल्फाइड को सल्फेट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज करता है। ओके, और फ्रेंटली एल्कलाइन मीडियम में थोड़ा सीन होता है, वहां पे ये खुद +7 से +4 में, पीछे मैंने बोला था कंसंट्रेशन चेंज होगी,
तो ई नॉट की वैल्यू चेंज होगी, तो इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी चेंज होगी। यहाँ पे भी हालांकि ये रिड्यूस ही हो रहा है, लेकिन रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी वो थोड़ी कम हो गई। आई माइनस को आयोडेट में, आयोडेट, अगर बी आर माइनस होता तो ब्रोमेट। थायोसल्फेट, थायोसल्फेट को यहाँ पे चेंज करेगा सल्फेट में, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जाना ना। एसिडिक मीडियम अगर आपको बोला जाए, मान लो ऐसे लिख दिया थायोसल्फेट, ये MnO4 लिख दिया और एसिडिक मीडियम लिख दिया, वहां वो टेट्राथायोनेट में चेंज करता है, S4O6, S4O6-2। ओके, तो एसिडिक मीडियम में थायोसल्फेट होता है टेट्राथायोनेट में, जबकि बेसिक या न्यूट्रल मीडियम अगर हो वहां पे थायोसल्फेट होता है सल्फेट में। कई बार अगर मान लो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में मैग्नीज का ही सॉल्ट हो जाए, मैग्नीज का ही सॉल्ट हो जाए मान, तो वो उसको भी ऑक्सीडाइज करता है +2 से +4 में, और खुद रिड्यूस होता है। जब दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में बदले, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं कम प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? कम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे मैग्नस सॉल्ट ऑक्सीडाइज टू MnO2, प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट, मतलब वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, और ये होता है इसमें रिड्यूस। पर मैग्नेट की जो टाइट्रेशन है, प्रेजेंस ऑफ HCl में नहीं किया था, आर अनसेटिस्फाइड सिंस हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीडाइज, क्योंकि जो HCl में Cl माइनस है वो उसको यही क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज Cl2 में, इसलिए उसका यूज नहीं किया था। ओके, इसके अलावा KMnO4 का यूज क्या है, तो यूज है एनालिटिकल केमिस्ट्रिकल में, केमिस्ट्री में पोटेशियम परमैंगनेट यूज है फेवरेट ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट की फॉर्म में, ब्लीचिंग एजेंट कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कर देगा। कॉटन, वुल, सिल्क, टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं, डिकलरेशन ऑफ ऑयल्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ये हमारे पास था KMnO4 के बारे में और K2Cr2 के बारे में। डी ब्लॉक इतना ही है जो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है और लाइन टू लाइन ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको 100% कहता हूं कि वहां से क्वेश्चन आता ही है डी ब्लॉक से, और कम से कम अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो डी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं, और अगर एनसीईआरटी से करोगे तो बहुत ही सिंपल मिलेंगे। बट और अगर मान लो हमने जो देखा हुआ वो वही करे तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है और जल्दी से पिक होता है। इनऑर्गेनिक का ये तो अच्छी बात है कि हमें टाइम कम लगता है, समय कम के साथ मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं। 17 क्वेश्चन अगर आए, इस साल आ रखे हैं, लगभग हर साल 16-17 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर 17 मिनट में हो जाए कितनी अच्छी बात है। बाकी जो भी है, और 70 मिनट से भी कम लगते हैं अगर आपकी इनऑर्गेनिक में बार बार आपने रिवीजन कर रखा हो। तो जुड़े रहिए। इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स हो, आपको डाउट पूछने के लिए भी आस्क एनी डाउट में आपको लिंक दी जाती है, तो उसमें पूछिए आप। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए होती है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको इन्फॉर्मेशन वहां मिलेगी। जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।